फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वो अध्ययन सामग्री या स्टडी मटेरियल को लेकर है। दो तरह का स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। एक तो होता है कि काम चलाऊ स्टडी मटेरियल या काम चलाऊ नोट्स, और एक होता है आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल या प्रॉपर नोट्स। नोट्स और स्टडी मटेरियल में भी अंतर होता है। स्टडी मटेरियल का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं, बहुत सारे कोचिंग का नोट्स है, सोशल मीडिया से भी आपने बहुत कुछ डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसको आपने व्यवस्थित नहीं किया है, अर्थात आपने खुद से उस स्टडी मटेरियल को प्रोसेस करके एक जगह ठीक से नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे कि जो स्टडी मटेरियल होता है या जो नोट्स होता है वो आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ना तो स्टडी मटेरियल तो आपके पास जो अवेलेबल है वो तो ठीक है, होना ही चाहिए, लेकिन उसको आप नोट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और वो भी प्रॉपर तरीके से। तो आपके अंदर एक सेंस होना चाहिए कि हमारा जो नोट्स होगा वो कैसा होगा, ताकि वो हमें मेंस एग्जाम में, ताकि वो हमें प्रीलिम्स एग्जाम में काफी प्रोडक्टिव रहे, काफी मतलब उससे हेल्प मिले और हमारा मेंस भी अच्छा हो जाए और प्रीलिम्स परीक्षा भी अच्छा हो जाए। हम दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं। दोनों यानी प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के नोट्स या अध्ययन सामग्री को लेकर हम आज बात करेंगे। इसमें हम एक सामान्य सी बातें बताएंगे जो आपके एक कॉमन सेंस, एक जो कॉम्पिटिटर को होता है उस कॉमन सेंस पर वो बातें आ जाए और आप आसानी से उसे समझ पाए। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं अभ्यर्थियों के पास जो स्टडी मटेरियल होता है वो या तो काम चलाऊ हो सकता है या प्रॉपर हो सकता है। काम चलाऊ या प्रॉपर। तो एक तरफ कॉलम में मैं लिखूंगा काम चलाऊ, जो स्टडी मटेरियल होता है वो क्या होता है, और एक तरफ मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर जो आपका स्टडी मटेरियल होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं काम चलाऊ। तो ये काम चलाऊ जो है नोट्स है या स्टडी मटेरियल है, इसकी क्या खास बातें होती हैं, और एक है आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल या उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नोट्स। तो एक एक करके हम इन बातों को जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जो आपके पास नोट्स होता है या स्टडी मटेरियल होता है वही बता देता है कि आप किस स्तर के कॉम्पिटिटर हैं। आप मजे हुए कॉम्पिटिटर हैं कि आप एवरेज कॉम्पिटिटर हैं या आप एवरेज से लो कॉम्पिटिटर हैं। और मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं, किसी भी अभ्यर्थी का जो स्टडी मटेरियल होता है उसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि वो अभ्यर्थी प्रीलिम्स में क्या परफॉर्म कर सकता है, कहां तक जा सकता है, मेंस में वो कहां तक जा सकता है। तो उसका स्टडी मटेरियल ही बता देता है कि वो अभ्यर्थी किस लेवल का है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पास कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है या नोट्स है, अगर वो काम चलाऊ है तो आप उसे चेक कीजिएगा कि वो काम चलाऊ है या प्रॉपर है। तो सबसे बड़ी बात, जो आपके पास काम चलाऊ स्टडी मटेरियल होता है उसमें सबसे बड़ी जो चीज हमने देखी है, ये इतना ज्यादा होता है कि अभ्यर्थी उसे संभाल नहीं पाते। यानी ये बहुत अधिक होता है, मतलब उनकी क्षमता से ये बाहर होता है। क्षमता से बाहर का मतलब कि उस स्टडी मटेरियल को ना तो वो कई बार रिवाइज कर सकते हैं, ना उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए, दोनों चीजें कंपटीशन के लिए जरूरी है।
कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तब तो ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां रहेंगी, और जब चीजें यहां रहेंगी तभी चीजें आप वहां भी कर पाएंगे, है ना। देखिए, आप, एक कहावत है कि जैसा इनपुट आप डालोगे वैसे ही आउटपुट आएगा, जैसा बीज डालोगे वैसी तो फसल होगी। अबे ऐसा तो होगा नहीं कि आलू डालोगे वो सोना निकलेगा, है ना। ये एक ही व्यक्ति कर सकता है ऐसा। तो सरल भाषा में कहें हम कि आपका इनपुट जैसा होगा वैसे ही आउटपुट आएगा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, सपोज दैट कि हम राज व्यवस्था को ले लें, तो राज व्यवस्था में एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक है, वो सबके पास होती है, एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के जो फोटोकॉपी सॉफ्टवेयर आपको नोट्स मिल जाते हैं वो होते हैं। कई अभ्यर्थी तो यूपीएससी लेवल का भी नोट्स रखते हैं, अच्छी बात है। तो आप सिर्फ ये देखना है कि आप इतने सारे एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ते हैं फिर उसी के साथ। अब ये हो गया एक प्रकार का समंदर। अब आप इस समंदर को आप सोचिएगा, इस पार से उस पार जाना है तो आपको कितना समय लगेगा, यानी उस कंटेंट से गुजरने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपको गुजरना ही थोड़ी भैया, उसको पूरा याद भी करना है ना। तो आपको यहाँ याद रखना है कि आपके पास जो कंटेंट है उसकी सबसे पहले आप एक लिमिट तय करें, है ना, थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड का मतलब ना चाहता ना। तो आपका कंटेंट बहुत उपयुक्त होना चाहिए, यानी यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब यहां पे हम कहें कि बैलेंस्ड का क्या मतलब? बैलेंस्ड का मतलब ये है कि आपने राज व्यवस्था की कोई एक किताब सिलेक्ट कर ली, या ज्यादा से ज्यादा आप 2 किताब सिलेक्ट कर ली, फिर उसको आप क्या कीजिएगा, आप खुद से उसके नोट्स बनाइए, या आप किसी कोचिंग के नोट्स लेकर के और उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके अपने हिसाब से आप चाहे प्री हो चाहे मेंस हो उसको बनाइए। उसमें एक बात जरूर याद रखिएगा, क्या नोट्स बनाते समय आपको केवल उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं रखना है, केवल उसमें तथ्यों को ही नहीं लेना है, बल्कि उसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, आपकी समझ भी बने। सपोज दैट जैसे हम आपसे ये पूछें कि संविधान को परिभाषित कीजिए, है संविधान क्या है ये बताइए। अब आपने संविधान ही को ये डिफाइन नहीं किया है तो आपको संविधान आएगा कहां से समझ में। इसी प्रकार से संविधानवाद क्या होता है, संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर होता है, संविधान और शासन में क्या अंतर होता है। ये देखिए छोटी छोटी टर्म है ये, लेकिन ये टर्म्स जब आपको क्लियर होंगे तो आप चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो उस विषय में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो अपने अध्ययन सामग्री को, स्टडी मटेरियल को, आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो विकल्प ये है कि आप उसे स्वयं से तैयार करें, एक विकल्प आपके पास ये है कि आप दूसरों का जो दूसरे स्रोत हैं उनको लेकर के आपने उसे एक जगह व्यवस्थित कर लिया। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर ये करना हो इन दोनों में से तो मैं पहले विकल्प को चुनूंगा, यानी मैं स्टडी मटेरियल नोट्स सब रख के अपना बनाऊंगा। अब देखो यहां पर एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि लोग जो है मेहनत करने से बचते हैं, कौन बनाएगा, तो बहुत कठिन काम है ना। तो देखिए इसीलिए तो 3.5-4 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं एमपीपीएससी में, लेकिन आप सोचिएगा निकलते कितने, निकलते वो 250, 300, 400 या 500 जैसी पोस्ट होती है। तो पास वही होगा जो मेहनत करने से नहीं डरेगा, है ना।
एक कहावत है ना, मुहावरा है कि ओखली में मोड़ दिया तो मूसल का क्या डर। अरे भाई, जब आपने आपको झोंक ही दिया उसमें तो अच्छे से कर लो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मटेरियल है, कंटेंट है, उसमें पता चला टेक्स्ट बुक है कई सारी, कई कोचिंग संस्थानों का नोट्स है, फिर कहीं से आप जो है फोटोकॉपी की दुकान से कई सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, फिर सोशल मीडिया में रोज कंटेंट आता रहता है, वो भी आपने फोटोकॉपी करा के रख लिया। तो देखिए, ये तो ऐसा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा। तालमेल ही नहीं है। तो ऐसे प्रकार से आप करेंगे तो आपको खुद ही आप कंफ्यूज रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप ये किताब उठाओगे, कभी वो किताब उठाओगे, मरकट व्यवहार होगा, है ना। मरकट व्यवहार समझते, समझिएगा, थोड़ा संस्कृत शब्द है ना। तो यहाँ पर हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधा मैसेज है मेरा, कि आपका कंटेंट बहुत संतुलित होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत कम नहीं हो। दूसरी बात, आप जो कंटेंट आपके पास है, आप कोशिश करिए उसको व्यवस्थित करने का, है ना, कि वो एक प्रकार से बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, ऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, यहां पर विलोम शब्द का उपयोग करना, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित मतलब कि हम देखते हैं कि जो अभ्यर्थी होते हैं, कई वो A4 साइज का बंडल ले आएंगे, उस पर लिखेंगे, और वो अलग अलग जो है ऐसे कई सारे पेपर होते हैं, और कुछ कंटेंट उनका कैसा रहता है, कॉपी में लिखा रहता है। अब कॉपी नोटबुक में भी कैसा होता है पता है आपको, कि उसी में पॉलिटी लिखा, उसमें ज्योग्राफी लिखा, उसी में हिस्ट्री लिखा, उसी में सब कुछ लिखा, उसी में पता चला मैथ्स भी लगा रहे, उसी में विविध भी लिखा है। आप सोच के देखिएगा कि आपका कंटेंट ही व्यवस्थित नहीं। देखो, व्यवस्थित का सरल भाषा में बता देता हूं। सबसे पहले तो आप एक मजबूत नोटबुक बनाइए। अब मैं मजबूत क्यों कह रहा हूं, कई अभ्यर्थियों को देखा हमने कि उसके जो पेज रहते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, पतले होते हैं, कि एक दो बार आपने पलटा तो पता चला पेज ही निकल गया, है ना। और दूसरी चीज होती है, कई अभ्यर्थी स्पाइरल कॉपी पे लिखते हैं, उसमें भी पेज निकलने की संभावना हो जाती है। तो आप जो है एक नोटबुक ऐसी बनाइए जो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो, कंपाइल की गई हो, उसके पेज थोड़े से मोटे हों, उस पर आप लिखिए। और लिखने के दौरान एक चीज याद रखिएगा, आपको अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आए। अब जैसे कहीं पर मान लो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, सपोज दैट कि आप ज्योग्राफी में भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं, अब उसमें एक शब्द आता है उच्च उच्च या रिलीफ या महासागरीय उच्च उच्च है, अब आपको ये पता नहीं है क्या है, तो आप तुरंत उसको खोजिए या किसी से पूछ करके वहां लिख लीजिए। क्योंकि एक चीज आप याद रखें, हर विषय का जो ग्लॉसरी होती है, शब्दावली होती है, अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो आप उसके अंदर लिखोगे कैसे, है ना। यही बात मेंस में लागू होती है, यही बात प्री में लागू होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी जो भी आपके नोट्स हैं वो बहुत व्यवस्थित तरीके से कंपाइल होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए। यानी सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो पहले नंबर पर हो। कई बार हमने देखा है कि अभ्यर्थी ऐसे पलटने लग जाते हैं, जैसे उनसे कुछ भी चीज पूछो तो ऐसे ढूंढने लग जाए। अब आपको सोचिए कितना समय आपका खराब होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज और बताएंगे आपको कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि हम फर्स्ट पेपर जीएस का खंड आ का पहला यूनिट का नोट्स बना रहे हैं, तो उसकी इंडेक्स बनाओ, टॉपिक लिखो उसमें कि पेज संख्या इतने से इतने तक की, पेज संख्या इतने से इतने तक की, ताकि आप उसको जल्दी से पलट लें। अब मान लीजिए आपने कोई एग्जाम का लास्ट ईयर के पेपर देखे या कोई एग्जाम हुआ, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो चीज पूछी गई है, अब आपको वो वहां एड ऑन करना है। तो याद रखिएगा, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के बाद
हमेशा कुछ पेज छोड़िएगा ब्लैंक, ताकि आप उसमें जोड़ते जाएं। तो आपका जो नोट्स रहेगा वो डायनामिक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, है ना, और सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों की, किसी भी अभ्यर्थी का मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि किसी ने इंडेक्स बनाया है ना, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा नोट्स हो ए टू जेड। अब कई बार जो टॉपिक मिलता नहीं उसे वो छोड़ देते हैं। जैसे सपोज दैट एक कृषि उत्पाद तकनीक टॉपिक है आपका 7वीं में प्रीलिम्स। अब इसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को क्या पढ़ना है इसमें। इसी तरह से मेंस में बहुत सारे टॉपिक। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि सिलेबस उठाइए, सिलेबस को डिकोड कीजिए, और प्रत्येक टॉपिक के अंदर हमको कितना पढ़ना है ये पहले तय कर लीजिएगा, और फिर उसको व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको ये कहेंगे कि अगर आप हमेशा परजीवी रहोगे, परजीवी जानते हैं दूसरों के कंटेंट पर निर्भर रहते हैं, खुद से कुछ नहीं करना चाहते, तो इनको हम कहते हैं परजीवी अभ्यर्थी। तो इस परजीवता से बाहर निकलिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मजीवी बनिए, तो आपको फायदा होगा। तो दूसरा हमने आपको बताया है कि आपका कंटेंट व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए अगर आपका कंटेंट व्यवस्थित होगा तो आप उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर पाएंगे, अच्छी तरह से उसे रीड कर पाएंगे, आपको खुद पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और आपका खुद का लिखा हुआ होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको पढ़ने में 1/10 समय लगेगा, और जब वो आपको याद हो जाएगा तो फिर पढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ देखने पन्ने पलटने भर से सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाती हैं, पुनर्स्मरण हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो दूसरा आपने बताया अध्ययन सामग्री अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अध्ययन सामग्री कई बार हमने देखा है कि वो अनुपयोगी होती है, अनुपयोगी, यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, है ना। अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके लिए लोग एक किताब पढ़ते हैं, काफी पॉपुलर किताब है, और वो इतनी मोटी किताब है ना, और उसको दिन भर पढ़ते रहते हैं। सुना सुनी जानते, जैसे किसी ने कहा ये किताब अच्छी है तो वो उठा लाए, इंडेक्स भी नहीं देखते उसका, सिलेबस, और सिलेबस तो याद ही नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर दूं, सिलेबस और लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो कंप्यूटर के आंख और कान होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो उसको दिशा देते हैं। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है, आपने लास्ट ईयर्स के पेपर याद आपको नहीं है, उनके क्वेश्चंस याद नहीं है, तो आप अंधेरे में लाठी चला रहे हैं, मतलब निरर्थक प्रयास, है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको सारे पूरा सिलेबस ए टू जेड याद होना चाहिए, चाहे प्री का हो चाहे मेन का हो। तो कोई भी फैकल्टी हो, कोचिंग हो, नोट्स हो, वो आपको आपके साथ ठगी नहीं कर पाएगा, आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको सब पता है कि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, सिलेबस में ये चीज दिया हुआ है, हमको पढ़ाया क्या जा रहा है, तो वो मैच हो रही कि नहीं चीजें तीनों, ये आपको तय करना है। ओके, तो ये आप अलर्ट रहिए, थोड़ा जागरूक रहिए, है ना। तो कंटेंट कैसा होता है, अनुपयोगी होता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नोट्स है ना, हर कोई के पास आपको, लेकिन हंसी की बात तो ये है कि भैया उस नोट्स को सामने रख लो, पेपर रख लो सामने, सिलेबस रख लो, फिर मिलाओ कितने प्रतिशत मिल रहा है, हैं? लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। आप नहीं करोगे तो आप सोच सकते हो कि आपका जो डायरेक्शन है पढ़ने का, लिखने का, मेहनत करने का, वो किस दिशा में जा रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, मान लेते हैं कोई एरोप्लेन है, कोई फ्लाइट है, अब उसको जाना है नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, मान लो, या वाशिंगटन डीसी जाना है, आप सोच के देखिएगा,
कि अगर उसका लैटिट्यूड जरा सा भी चेंज हो जाएगा तो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। ठीक बात आपके साथ भी यही है कि अगर आपका डायरेक्शन नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, है ना, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट? इसलिए आपको डायरेक्शन अपना सही रखना, थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा एग्जाम के बारे में समझ विकसित करना है, और सिलेबस और जो आपके लास्ट ईयर्स के पेपर हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, तभी आपकी दिशा बने। तो कंटेंट अनुपयोगी उपयोगी है कि अनुपयोगी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई। उपयोगी वो कंटेंट है जिसमें सिलेबस के सभी टॉपिक सब टॉपिक 100% कवर, नंबर एक। नंबर दो, जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, या जो भी आप कहें, वो आपका एग्जाम के अनुसार होना चाहिए। एग्जाम के अनुसार कैसा? जैसे मेंस होता है आपका, जीएस को ले लिया, 3, 5 और 11 मार्कर का पैटर्न है एमपीपीएससी में। तो क्या आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इस शैली में कोई नोट्स बना है क्या? देखिए, अगर इस शैली में नोट्स नहीं बना है तो आप उसमें ऐसा जो नोट्स है, जो रनिंग नोट्स है, जिसमें टॉपिक टॉपिक लिख दिए गए हैं सारे, और हो गया कंप्लीट, तो ये वैसी है, ये नोट्स वैसे ही है जैसे भूसे में से सुई ढूंढना। बहुत कठिन है, आप पढ़ के देख, राइट? और जो लोग मेंस लिख चुके हैं, प्रीलिम्स दे चुके हैं, उनको ये पता है। तो उपयोगी होना चाहिए, सिलेबस के सारे टॉपिक सब टॉपिक पूरे तैयार होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए, मतलब उससे क्वेश्चन आने चाहिए। एक अभ्यर्थी मेरे से कह रहा है, सर एक चीज बताइए, बोले हम लोग जो पढ़ते हैं या आप लोग जो पढ़ाते हैं वो तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है, प्री हो मेंस हो, उसमें वो आता नहीं। तो हम जो पढ़ते हैं वो पूछा नहीं जाता है, और जो पूछा जाता है वो हम पढ़ते नहीं। उसका कुछ ऐसा कहना है। तो हमने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ना सिलेबस देखते हैं, ना आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एमपीपीएससी की ही क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, आप उसको भी देखिए, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। इसी तरह से अभी एक एडीपीओ की परीक्षा हुई थी, है ना, उसमें जो है प्रीलिम्स जो अपना एमपीपीएससी प्री का है, वैसे ही कुछ सिलेबस उसका भी है, उसके भी क्वेश्चन भी। तब तो आपकी रेंज बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आपके पढ़ने के तरीके विकसित होंगे। ये सब आपको करना होगा, राइट? तो यहाँ पर जो उपयोगी कंटेंट है उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो, चाहे मेंस परीक्षा हो, उस कंटेंट से कम 60 से 70% चीजें मिलना ही चाहिए, क्योंकि 20-30% में तो आप अपने से ही लिख पाएंगे, 100% किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, राइट? लेकिन जो कम से कम सिलेबस में दिया है वो तो आप कंप्लीट करें। तो तीसरी बात जो हमारी हुई वो हुई कि जो काम चलाऊ कंटेंट है उसकी विशेषता होती है वो कंटेंट अनुपयोगी है, और प्रॉपर कंटेंट की ये विशेषता है कि वो उपयोगी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे तैयार किया गया है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, राइट? ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात क्या है, बस लास्ट पॉइंट है ये हमारा। चौथी बात है, यहां पर हम आपको ये बता दें कि जो आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में आपका जो परफॉर्मेंस है ना, उसको मैं बता रहा हूं। तो यानी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होने यानी पास होने के आसपास हैं कि नहीं, है ना? तो पास होने के आसपास अगर आप हैं
तो आपको आगे भी उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा हमारे एक दो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे या हम 10-15% इसमें सुधार करके आगे फिर हमारा हो जाएगा। लेकिन आप उससे बहुत दूर हैं। मान लीजिए अभी पिछला जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें 77 कट ऑफ गया है, मान लीजिए। अब पता चला किसी का 45 ही सही, 59 ही सही, वो तो बहुत दूर है उससे। तो उसको तुरंत चेक करना चाहिए अपना कंटेंट, तुरंत अपनी रणनीति बदलना चाहिए, तुरंत अपने पढ़ने के तरीके बदलना चाहिए। और अगर वो फिर वही ढर्रे पे चलेगा तो फिर वही हो। अब मान लीजिए 59 आए, अगली बार 66 आ जाए, सिलेक्शन तो नहीं होगा। और प्रीलिम सबसे खतरनाक एग्जाम होती है, मैं बता दूं यहाँ पर, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन कैन चेंज योर फ्यूचर और रिजल्ट। एक क्वेश्चन से आपका रिजल्ट बदल जाता है, इसको हमेशा याद रखिए, है ना। तो परीक्षा में आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपने कंटेंट पढ़ा है या क्लास ली है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उससे आपने जो सीखा पढ़ा, नॉलेज गेन किया, फिर उसका आपने परफॉर्म किया उसको, तो कितने प्रतिशत परफॉर्म हो रहा है। अब पता चला वो 40 पे ही नहीं आ रहा है, 45% पे ही नहीं आ रहा है, तो इतने में तो आप पास नहीं हो पाएंगे। तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा 1-2% जो पास होने से वहां पर अगर वेरिएशन आ रहा है तो दैट इज गुड, आप सुधार करिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप तुरंत चौकन्ने हो जाइए, तुरंत अपने पूरी कंटेंट को रिव्यू करिए, अपने पढ़ने के तरीकों को रिव्यू करिए, और किसी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के कांटेक्ट में या एक्सपीरियंस्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में आकर के अपने में सुधार करिए। और इसमें आप जितना देर करेंगे उतना ही आपके रिजल्ट में देरी होगी। तो यहाँ पर मैं चौथी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो भी एग्जाम अभी पिछली दी है उसमें आप एक बार इस बात पर विचार करिए कि आपने प्रीलिम्स दिया हो या मेंस दिया हो, आपने उसमें कितने प्रतिशत स्कोर किया है, क्या आप प्रावीण्य सूची में आने लायक आपने परफॉर्मेंस किया है, यानी मेरिट लिस्ट की लायक आपने परफॉर्म किया है, ताकि आपको एक उम्मीद बंधी आगे, है ना। और यहाँ पर अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर, तो भी आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आज की जो हमारी चर्चा थी वो काम चलाओ नोट्स या स्टडी मटेरियल, अथवा जो आपका प्रॉपर नोट्स या स्टडी मटेरियल है उसके बारे में हमने आपको बताया। आपको जो एक अच्छा कॉम्पिटिटर होता है उसको हमेशा जागरूक रहना चाहिए और इस प्रकार की चीजों को उसे बार बार देखना चाहिए, बार बार उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कैरियर का सवाल है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा। और आपका भविष्य तभी अच्छा होगा जब आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होगा, आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल होगा या आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो आज यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।